नमस्कार, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। आज का वीडियो पश्चिमी यूरोप के बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस पश्चिमी यूरोप के बारे में और इससे लगी हुई वाटर बॉडीज, कौन कौन से छोटी छोटी जलराशियां हैं, खाड़ियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये पश्चिमी यूरोप है। पश्चिमी यूरोप के उत्तर में आर्कटिक सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर पाया जाता है। तीनों ओर से जलराशियों से घिरा हुआ है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते, भूमध्य सागर में, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में इंटर करने के लिए एक जलसंधि को क्रॉस करना पड़ता है। यहां पे एक देश है, यहां पे एक कंट्री है जिसे बोलते हैं जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक देश है। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये जिब्राल्टर है। ये यूके के अधिकार क्षेत्र में है, यूनाइटेड किंगडम। जहां पे मैंने बनाया था ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, इनको मिला के यूनाइटेड किंगडम होता है। यूनाइटेड किंगडम में के अधिकार क्षेत्र में है ये देश जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर इनके अधिकार क्षेत्र में है। तो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर के द्वीपों में व्यापार करने के लिए, या भूमध्य सागर के द्वीपों को अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, इन सब में जाने के लिए जो जलसंधि क्रॉस करनी होती है उसे बोलते हैं जिब्राल्टर जलसंधि। इसी देश के नाम पे जो जिब्राल्टर है, इसी के नाम पे इस जो जलसंधि है, यहां पे इस जलसंधि का नाम पड़ा है जिब्राल्टर जलसंधि। ठीक है, जिब्राल्टर जलसंधि को क्रॉस करके भूमध्य सागर में इंटर करते हैं। भूमध्य सागर में इंटर करते ही पूरा का पूरा भूमध्य सागर है, काला सागर से लगा हुआ। ये पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में छोटी छोटी खाड़ियां हैं और छोटे छोटे सागर हैं। इनको देखते हैं। भूमध्य सागर में जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो लॉयन की खाड़ी है। लॉयन की खाड़ी फ्रांस के दक्षिण में लॉयन की खाड़ी है। फ्रांस के दक्षिण में लॉयन की खाड़ी है ना। लॉयन की खाड़ी के जस्ट नीचे, लॉयन की खाड़ी के दक्षिण की ओर, लॉयन की खाड़ी के दक्षिण में बेलारिक द्वीप है, स्पेन से लगा हुआ बेलारिक द्वीप है। यह बेलारिक द्वीप स्पेन के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, बेलारिक द्वीप जो है वो स्पेन के अधिकार क्षेत्र में है, स्पेन के पूर्व में, स्पेन से लगा हुआ, और लॉयन की खाड़ी के दक्षिण में, लॉयन की खाड़ी के साउथ में। मैप में मैंने कई बार बताया है कि मैप को डिनोट करते समय, मैप को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। इस टाइप से मैप में, जो बुक में मैप को हम देखते हैं, इस टाइप से देखते हैं। तो लॉयन की खाड़ी उत्तर में है, लॉयन की खाड़ी के दक्षिण में बेलारिक द्वीप स्पेन से लगा हुआ है और स्पेन के अधिकार क्षेत्र में है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक द्वीप पड़ता है कोर्सिका द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोर्सिका द्वीप। कोर्सिका द्वीप जो है वो फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्सिका द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है? फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में। ये जो आप कोर्सिका द्वीप देख रहे हैं, ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में कहां पे है? भूमध्य सागर में। इटली आप देख रहे हैं, ये इटली प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप का नाम ही है इटली प्रायद्वीप। ठीक है, आइबेरिया प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, उसके ऊपर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, और ये है इटली प्रायद्वीप। इटली प्रायद्वीप के दक्षिण में लिगुरियन सागर है। एक छोटा सा सागर है, लिगुरियन सागर है, भूमध्य सागर का ही पार्ट, बट नाम दे दिया गया है लिगुरियन सागर। इसे बोलते हैं लिगुरियन सागर। लिगुरियन सागर से नीचे इटली से लगा हुआ एक द्वीप है सर्डिनिया, जिसे बोलते हैं सर्डिनिया। यह सर्डिनिया द्वीप है। सर्डिनिया द्वीप इटली के अधिकार क्षेत्र में है। किसके अधिकार क्षेत्र में? इटली के अधिकार क्षेत्र में। सर्डिनिया द्वीप जो है वो इटली के अधिकार क्षेत्र में है। लिगुरियन सी से जब आगे बढ़ेंगे, इटली को पकड़ के, इटली का बॉर्डर पकड़ते हुए लिगुरियन सी से जब आगे की ओर बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ दक्षिण की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो टेहरेनियन सागर है। लिगुरियन सागर, टेहरेनियन सागर।
जो इटली प्रायद्वीप है, इटली प्रायद्वीप के नीचे और ऊपर दोनों साइड में, इटली प्रायद्वीप के नीचे और इटली प्रायद्वीप के ऊपर दोनों साइड में कई सागर हैं। यहां पे लिगुरियन सागर, लिगुरियन सागर, नीचे की ओर टिरहेनियन सागर, टिरहेनियन सागर, इटली प्रायद्वीप के ऊपर की ओर कॉर्नर में एड्रियाटिक सागर। फिर से याद रखेंगे कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर से नीचे की ओर आएंगे, मेरे पिन का डायरेक्शन देखिएगा, नीचे की ओर जब आएंगे तो आयोनियन सागर। इटली प्रायद्वीप को दोनों ओर से कई सागरों, है तो भूमध्य सागर का ही पार्ट, बट कई सागरों ने घेर रखा है। लिगुरियन सागर, टिरहेनियन सागर, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर। ठीक है, लिगुरियन, टिरहेनियन, एड्रियाटिक और आयोनियन सागर। अब देखिए इटली से लगा हुआ, इटली से लगा हुआ यह सर्डिनिया द्वीप है जो इटली के अधिकार क्षेत्र में है। किसके अधिकार क्षेत्र में है? इटली के अधिकार क्षेत्र में। यही इटली से लगा हुआ सर्डिनिया द्वीप इटली के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्सिका द्वीप, और कोर्सिका द्वीप जो फ्रांस के अधीन में है, कोर्सिका द्वीप और इटली के अधीन में सर्डिनिया द्वीप। तो कोर्सिका और सर्डिनिया के बीच में एक जलसंधि पड़ती है जिसे बोलते हैं बेनीफेसियो की जलसंधि। मैप में क्लियर हो रहा है? मैंने लिखा हुआ है बेनीफेसियो, यहां पे एक बार फिर से लिख देता हूं, बेनीफेसियो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है रिपीटेडली। बेनीफेसियो संधि जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, किसके किसके बीच में है? तो बेनीफेसियो की जलसंधि है कोर्सिका और सर्डिनिया के बीच में। कोर्सिका, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, कोर्सिका किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो कोर्सिका है फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में, सर्डिनिया इटली के अधिकार क्षेत्र में है। बेलारिक द्वीप पे किसका अधिकार है? स्पेन का राजनीतिक अधिकार है ना। और कोर्सिका और सर्डिनिया के बीच में कौन सा द्वीप है? कौन सी जलसंधि है? बेनीफेसियो की जलसंधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इटली से लगा हुआ, इटली के दक्षिण में इटली से लगा हुआ एक द्वीप है सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप इटली के ही अधिकार क्षेत्र में है, इटली का ही भाग है जो अलग हो गया है थोड़ा सा, इटली के अधिकार क्षेत्र में है सिसिली द्वीप। तो इटली की जो मेन भूमि है वो और सिसिली द्वीप के बीच में है मसीना की जलसंधि। मसीना की जलसंधि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मसीना की जलसंधि किसके किसके बीच में है? तो इटली की मेनलैंड, मेन भूखंड जो इटली का है, और सिसिली प्रायद्वीप के बीच में कौन सी जलसंधि है? मसीना की जलसंधि। मसीना की जलसंधि, ठीक है, मसीना की जलसंधि है किसके अधिकार क्षेत्र में है? मसीना की जलसंधि जो है किसी के, मसीना की जलसंधि सिसिली द्वीप जो इटली के अधिकार क्षेत्र में है और मेन पृष्ठभूमि जो इटली की मेन भूमि है उसके अधिकार क्षेत्र में है। कौन सी जलसंधि? मसीना की जलसंधि। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर के बीचों बीच, भूमध्य सागर के बीचों बीच एक द्वीप पड़ता है माल्टा द्वीप। माल्टा द्वीप जो यूरोप के ही अधिकार क्षेत्र में है, यह है माल्टा द्वीप। ठीक है, माल्टा द्वीप यूरोप के अधिकार क्षेत्र में है, माल्टा द्वीप। और जब इससे आगे की ओर बढ़ेंगे तो साइप्रस है। साइप्रस ग्रीस के नजदीक में है। साइप्रस इंडिपेंडेंट द्वीप है, माल्टा इंडिपेंडेंट द्वीप है, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। माल्टा, इसकी कैपिटल क्या है? वेल्लेटा। मैं यहां पे लिख देता हूं, माल्टा की कैपिटल है वेल्लेटा। इंडिपेंडेंट द्वीप है, इंडिपेंडेंट द्वीप है, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। माल्टा की कैपिटल है वल्लेटा। साइप्रस जो है एशिया के अधिकार क्षेत्र, एशिया का है, एशिया का एक द्वीप है साइप्रस, लेकिन है भूमध्य सागर में। साइप्रस द्वीप जो है, साइप्रस द्वीप ये एशिया के अधिकार, एशिया का है और इंडिपेंडेंट है। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। यहां पे एक द्वीप पड़ता है, ये ग्रीस है, यूरोप का कंट्री है ग्रीस। कैपिटल क्या है? एथेंस। ग्रीस जो है, ग्रीस के बगल में क्रीट एक द्वीप पड़ता है। कई बार पूछा गया है, द्वीपों का नाम देके सही मैचिंग करने के लिए दे देता है, तो ये याद रखेंगे क्रीट जो है ग्रीस के अधिकार क्षेत्र में है। क्रीट द्वीप जो है वो ग्रीस के अधिकार क्षेत्र में है। क्लियर हुआ? मसीना की जलसंधि, बेनीफेसियो की जलसंधि हमने पढ़ा। कोर्सिका द्वीप सर्डिनिया द्वीप के बीच में है बेनीफेसियो की जलसंधि। इटली और सिसिली द्वीप के बीच में है मसीना की जलसंधि। माल्टा वेल्लेटा, माल्टा की कैपिटल क्या है? वल्लेटा। साइप्रस की निकोसिया। सिसिली और सर्डिनिया दो सबसे बड़े द्वीप हैं भूमध्य सागर के। कौन कौन से? सिसिली और सर्डिनिया। सिसिली और सर्डिनिया दो बड़े द्वीप हैं पूरे भूमध्य सागर के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर यहां पे यूके, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन सी जलसंधि है? डोबर जलसंधि या इंग्लिश चैनल। कल भी डिस्कस, पिछले वीडियो में
पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया। डोबर जलसंध इंग्लिश या इंग्लिश चैनल, ठीक है। डोबर जलसंध या इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? यूके कह दीजिए या फ्रांस के बीच में, यूरोप या यूके के बीच में, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस के बीच में। कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। यह भी पूछ सकता है कि अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जलसंधि भी डोबर जलसंधि है या इंग्लिश चैनल। डोबर जलसंधि या इंग्लिश चैनल बोलते हैं जो अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से और अन्य सागरों से जोड़ती है, बाल्टिक सागर वगैरह से, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो इसके बारे में हम विस्तार अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए जलसंधियां हैं। यह है डेनमार्क, ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में स्कैगे राग जलसंधि है। स्कैगे राग जलसंधि नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में। किसी भी कंट्रीज को जब इन बाल्टिक कंट्रीज के साथ व्यापार करना होता है तो ये यही रूट फॉलो करते हैं। मान लीजिए ग्रेट ब्रिटेन या यूके बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक कंट्रीज यूके में आना जाना चाहती हैं तो यही रूट फॉलो होगा। ये रूट फॉलो होता है। स्कैगे राग और कैटेगाग दो जलसंधियां पड़ती हैं। स्कैगे राग नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में, स्वीडन और डेनमार्क के बीच में कैटेगाट और स्कैगे राग नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में, कैटेगाट स्वीडन और डेनमार्क के बीच में। क्लियर है? हां, एक चीज और नोट कर लीजिए, ये जो इंग्लिश चैनल है, डोबर जलसंधि या इंग्लिश चैनल, ये है तो बहुत छोटा सा सकरा एरिया, बट इसकी डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की विड्थ वाला ये एरिया अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को मिलाने का काम करता है। अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। अलग किसको किसको करता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को, या यूनाइटेड किंगडम यूरोप को, ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस को, क्लियर, या आयरलैंड फ्रांस को, ये भी कह सकता है, ठीक है। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल है। पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल की कैपिटल, पुर्तगाल की लिस्बन सब यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी है। लिस्बन से पश्चिमी राजधानी है पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन। पुर्तगाल और स्पेन पे लगा हुआ एक पठार है। ये देख रहे हैं, ये पठार देख रहे हैं आप, ये पठार, ये है मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेसेटा का पठार किस देश में है। कई बार केवल स्पेन का नाम दे देता है, कई बार पुर्तगाल और स्पेन दोनों का नाम दिया होता है। तो हम याद रखेंगे पुर्तगाल और स्पेन में दोनों में ज्यादा भाग इसका स्पेन में ही पड़ता है, थोड़ा सा भाग पुर्तगाल में भी पड़ता है। तो पुर्तगाल और स्पेन में कौन सा पठार है? मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मेसेटा का पठार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल जो मैड्रिड है वो इसी मेसेटा पठार पे ही बसी हुई है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, यहां पे देखिए स्पेन है, ये स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड इसी मेसेटा पठार पर बसा हुआ है, ठीक है। मेसेटा पठार कहां पे है? स्पेन और पुर्तगाल पे है। ज्यादा भाग उसका स्पेन में है। स्पेन से दो नदियां निकलती हैं। स्पेन में कैटाबेरियन पर्वत भी है। कैटाबेरियन पर्वत एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो भी चीजें बता रहा हूं एग्जाम में टाइम टू टाइम कई बार एग्जाम में आई है, चाहे जिसका एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितने भी सिविल के एग्जाम है गवर्नमेंट के, सब में पूछे गए हैं। तो इन्हें नोट जरूर करिएगा। कैटाबेरियन पर्वत कहां पे है? स्पेन में है। कैटाबेरियन पर्वत से एब्रो नदी निकलती है। एब्रो काफी इंपॉर्टेंट नदी है स्पेन की। एब्रो नदी निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। एब्रो नदी निकलती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसका डायरेक्शन मैं इसमें बना देता हूं, यह है इसका डायरेक्शन, ठीक है। कैटाबेरियन पर्वत से एब्रो नदी निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। और एक नदी और है, वो ताकुस नदी है। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं रखता कि कहां से निकलती है। ये क्या है कि ये पठारी भागों से निकलती है। पहाड़ और पठारों के बीच में समुद्र तल से कुछ ऊंचाई पर कुछ पहाड़ पाए जाते हैं। जितने भी देश हैं सब में कुछ न कुछ ऐसा है कि पठारी भाग समुद्र तल से 4000, 5000, 8000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 5000, 7000। तो वो जो ऊंचाई है 4000, 5000 वाली, वहां से ये नदियां निकलती हैं। ताकुस नदी उसी एक पठार से निकलती है, पठारी भाग से जो समुद्र तल से कुछ ऊंचाई पर है, और यहां आती हुई इंग्लिश चैनल में, नहीं इंग्लिश चैनल तो यहां पे है, यहां आती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है।
अटलांटिक महासागर में। इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिलेगा। अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसका डायरेक्शन आप देख लीजिए, पुर्तगाल में भी ये बहती है। जो ताकुस नदी है वो स्पेन और पुर्तगाल दोनों में बहती है। स्पेन से निकलती है, पुर्तगाल में बहती हुई अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। क्लियर हुआ स्पेन के बारे में? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ स्पेन के बारे में। फ्रांस के बारे में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के बारे में, स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत है। स्पेन और फ्रांस के बीच में, जिसे बोलते हैं पिरेनीज। कौन सा पर्वत है? पिरेनीज। नोट कर लीजिएगा, स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज है। थोड़ा सा साफ कर देते हैं ये एरिया, लिखने का स्पेस मिलेगा। स्पेन और फ्रांस के बीच में है पिरेनीज। स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत है? पिरेनीज। कई बार एग्जाम में ये चीजें पूछी गई हैं। स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत है? पिरेनीज। ये पर्वत जो आप देख रहे हैं, मैं मार्क कर रहा हूं, ये है स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज, पिरेनीज पर्वत। और फ्रांस और इटली के बीच में, फ्रांस और इटली के बीच में यहां पे एक पर्वत है। फ्रांस और इटली के बीच में, इस एरिया में फ्रांस और इटली के बीच में है एक पर्वत जिसे बोलते हैं आल्पस पर्वत। फ्रांस और इटली के बीच में एक पर्वत है जिसे बोलते हैं आल्पस, आल्पस पर्वत। ध्यान रखेंगे, स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज, फ्रांस और इटली के बीच में आल्पस। फ्रांस और ये फ्रांस हुआ, ये इटली हुआ, फ्रांस और इटली के बीच में आल्पस पर्वत। ये पर्वत जो आप देख रहे हैं ये है आल्पस पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, फ्रांस चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। स्पेन के साथ पिरेनीज, इटली के साथ आल्पस, स्विट्जरलैंड के साथ फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत। जूरा पर्वत है किसके किसके बीच में? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है जूरा पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में इस एरिया में है जूरा पर्वत। ठीक, जूरा पर्वत। अब इस एरिया की बात करते हैं। इसमें कौन सा पर्वत है? वासजेस पर्वत। फ्रांस और ये जर्मनी का एरिया है। जर्मनी देख रहे हैं, ये जर्मनी का एरिया है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक पर्वत पड़ता है जिसे बोलते हैं वासजेस पर्वत। फ्रांस और जर्मनी के बीच में वासजेस, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज, फ्रांस और इटली के बीच में आल्पस, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में वासजेस। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखते हैं इन पर्वतों की, हर पर्वत की एक ऊंची चोटी होती है। जैसे हमने हिमालय के बारे में पढ़ा है, इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय के बारे में पढ़ा है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में भी पढ़ा हुआ है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो इसी तरीके से हर पर्वत की एक ऊंची चोटी होती है। एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में विश्व के सारे पर्वतों के बारे में, ऊंची और उनकी ऊंची चोटियों के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इनके बारे में जो अभी चर्चा में आए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। चीजें अगर रिपीट होंगी तो ज्यादा दिमाग से, जितनी ज्यादा गुजरेंगी उतनी ज्यादा रिपीटेडली हमें याद हो जाएगा। ठीक है, पिरेनीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एनीटो। पिरेनीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एनीटो। पिरेनीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एनीटो, सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी है पिरेनीज पर्वत की एनीटो। फ्रांस और इटली के बीच में है आल्पस पर्वत। फ्रांस और इटली के बीच में है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, माउंट को मैं एमटी से लिखता हूं, लिख देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं।
माउंट ब्लैंक। ठीक है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक। फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट ब्लैंक। क्लियर है? माउंट ब्लैंक। आगे देखते हैं जूरा पर्वत। जूरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में कमेंट बॉक्स में करके बताइए। थोड़ा सा सर्च मारेंगे, ऑक्सफोर्ड एटलस ढूंढेंगे, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो जूरा पर्वत है, जूरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। सीरियस स्टडी करनी जरूरी है। जूरा पर्वत के बारे में सर्च मारेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, कभी नहीं भूलेगा जूरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। वासजिस पर्वत के बारे में आते हैं। वासजिस पर्वत के बारे में भी सबसे ऊंची चोटी का नाम, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे इनकी ऊंची चोटियों के बारे में, लेकिन आप अभी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्लियर है? आगे देखते हैं। फ्रांस में एक मर्सिली द्वीप है, मर्सिली बंदरगाह, मर्सिली पोर्ट, मर्सिली बंदरगाह। जो मर्सिली बंदरगाह है, मर्सिली बंदरगाह, वो लॉयन की खाड़ी से लगा हुआ है। लॉयन की खाड़ी से लगा हुआ एक बंदरगाह है जिसे बोलते हैं मर्सिली बंदरगाह। फ्रांस का बड़ा ही फेमस बंदरगाह है मर्सिली बंदरगाह। फ्रांस में एक नदी निकलती है जो बिस्के की खाड़ी में जाके गिरती है। बिस्के की खाड़ी के बारे में मैंने चर्चा नहीं की। स्पेन के उत्तर में बिस्के की खाड़ी है। नीचे स्पेन के नीचे में, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर से लगी हुई दक्षिण की ओर लॉयन की खाड़ी है। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर से लगा हुआ उत्तर की ओर या ऊपर की ओर बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी है। और फ्रांस के ऊपर स्पेन के उत्तर में, या स्पेन के ऊपर तो बिस्के की खाड़ी है, फ्रांस के उत्तर में है इंग्लिश चैनल। फ्रांस के उत्तर में इंग्लिश चैनल, स्पेन के उत्तर में स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर से लगा हुआ बिस्के की खाड़ी। तो गैरोन नदी जो है बिस्के की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गैरोन नदी ये भी पठारी भाग से निकलती है जो समुद्र तल से 4500 मीटर या 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहां से एक गैरोन नदी निकलती है और बिस्के की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सीन नदी की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस, ये सीन नदी के तट पर है। ये पेरिस है, पेरिस सीन नदी के तट पर है। और पेरिस पठारी भाग से निकलती हुई उत्तर पश्चिम में एक पठारी भाग है, उत्तर पश्चिम में, फ्रांस के उत्तर पश्चिम में एक पठारी भाग है, वहां से निकलती हुई उत्तर की ओर बहती हुई इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है, अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, सीन नदी जो है उत्तर पश्चिम के पठार से निकलती हुई जो समुद्र तल से 4500-5000 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां से निकलती हुई इंग्लिश चैनल में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, पेरिस की कैपिटल, फ्रांस की कैपिटल पेरिस सीन नदी के तट पर है। एक छोटा सा देश है मोनाको, सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे सबसे छोटा सा देश है मोनाको। सबसे छोटा देश कौन सा है? इटली में है वेटिकन सिटी। इटली में है वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा देश है। इटली में है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है ना। और यह है कहां? इटली की कैपिटल रोम है। रोम के अंदर एक छोटा सा इंडिपेंडेंट फ्री कंट्री है वेटिकन सिटी जिसे बोलते हैं। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। इसकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 860 या 70 के आसपास लोग रहते हैं इसमें। ठीक है, मतलब 1000 के लगभग 900 के आसपास जनसंख्या है इसकी, वेटिकन सिटी की। ठीक है, वेटिकन सिटी छोटा सा देश है। और दूसरे नंबर पे छोटा सा देश है मोनाको। मोनाको फ्रांस में पड़ता है, वेटिकन सिटी इटली में पड़ता है। मोनाको दूसरे नंबर पे सबसे छोटा देश है। ठीक है, जो लॉयन की खाड़ी से लगा हुआ है, लॉयन की खाड़ी के तट पे स्थित है। बिल्कुल तट पे नहीं है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तट पे है या सिटी के बीचों बीच? तो भैया सिटी के बीचों बीच है, तट पे नहीं है ना, सिटी के बीचों बीच में है। ध्यान रखेंगे ये चीज, तट के बीचों बीच, तट से नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मोनाको सिटी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड, हाँ, आल्प्स पर्वत। मैंने यहां पे बताया कि आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस और इटली की सीमा पर है। तो आल्प्स पर्वत के बारे में एक और बहुत ही रोचक तथ्य है, उसको जान लेते हैं। आल्प्स पर्वत का विस्तार जो है, आल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस और इटली के बॉर्डर से होता हुआ, मैं मार्क कर रहा हूं, प्लीज ऑब्जर्व करिए मेरे पेन मार्कर को। यहां से होता हुआ विस्तार स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है। उसके बाद ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा पर बहता है।
और थोड़ा सा स्लोवानिया में, यहां पे स्लोवानिया है उसमें भी चला जाता है। तो आल्प्स पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? स्विट्जरलैंड, लिख देते हैं इसे, ये साफ करते हैं। देखिए आल्प्स पर्वत का विस्तार जो मैंने मार्क किया ब्लू कलर से, एक बार फिर से मार्क कर देता हूं ब्लैक कलर से। आल्प्स पर्वत का विस्तार कुछ इस टाइप से है, ठीक है। स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच में, थोड़ा सा स्लोवानिया में। सबसे ज्यादा भाग पड़ता है इसका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत की लंबाई सबसे ज्यादा है। किसमें? स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और किन किन देशों में होता है, किन किन देशों में है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली कह दीजिए, फ्रांस, इटली, इनके तो बॉर्डर पे ही है आल्प्स पर्वत। फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड में पूरा पूरा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और थोड़ा सा स्लोवानिया में, ठीक है। स्लोवानिया में जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत से स्विट्जरलैंड में राइन नदी निकलती है। स्विट्जरलैंड में राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तर की ओर होती हुई उत्तरी सागर में जाके अपना जल गिराती है। ये राइन नदी है, ब्लू कलर से मार्क्ड है, इसका डायरेक्शन देखिए राइन नदी का। ये एक उसकी सहायक नदी है जिसे रूर नदी बोलते हैं। रूर नदी, रूर और राइन नदी का बेसिन, मतलब इनके बीच का जो पार्ट है, बेसिन, बेसिन क्या होता है? थाले नुमा एक आकृति होती है। जैसे वाश बेसिन सुना है, वाश बेसिन हम सब घर में नॉर्मली यूज करते हैं, उसी टाइप का थाले नुमा आकृति होती है। तो रूर नदी और राइन नदी के बीच का जो एरिया है वो थाले नुमा है। इनके बीच का एरिया थाले नुमा है, जो चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। चावल की खेती यहां बहुत ज्यादा होती है, चावल की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। तो राइन नदी में आके मिलती है रूर नदी, जो राइन की सहायक नदी है, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ती हुई नीदरलैंड में जाती है, स्विट्जरलैंड से निकलती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए इसका फ्लो याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड से निकलती है, जर्मनी में जाती है, जर्मनी के काफी हिस्से को कवर करती हुई नीदरलैंड में प्रवेश करती है और फिर उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है। उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। यह है राइन नदी, क्लियर है? राइन नदी उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है इसी राइन नदी के तट पर स्थित है। नीदरलैंड की कैपिटल, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम इसी राइन नदी के तट पर स्थित है, जो राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है, स्विट्जरलैंड से होती हुई जर्मनी में पूरी बहती है और नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम इसके किनारे पर बसा हुआ है, फिर उत्तरी सागर में ही अपना मुहाना बनाती है। इसी राइन नदी के तट पर एक बंदरगाह है, रॉटरडम बंदरगाह, नीदरलैंड का ही है। रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम बंदरगाह, ठीक है। कौन सा बंदरगाह? रॉटरडम, यहां पे लिखा हुआ है, नोट करते जाएंगे। रॉटरडम बंदरगाह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में राइन नदी के किनारे स्थित है, उत्तरी सागर की ओर, ठीक है। यहां पे बेनेलक्स के बारे में डिस्कस किया था। बेनेलक्स कंट्रीज हैं बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इनकी कैपिटल्स भी थोड़ा सा याद रखेंगे। बेल्जियम ब्रुसेल्स, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग। कैपिटल जो इंपॉर्टेंट हैं, काफी ज्यादा रिपीटेडली एग्जाम में इनके फैक्ट्स आए हुए हैं मैचिंग के लिए, उनको नोट करा देंगे, चिंता की बात नहीं है, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये जो राइन नदी है उसके किनारे कौन कौन से सिटी बसे हैं, कहां कहां के, देख लेते हैं। बासेल 3 नॉर्म्स हमने पढ़ा हुआ है, बासेल 3 नॉर्म्स इकोनॉमिक्स में। बासेल 3 नॉर्म्स जो ये डिसाइड करती है कि हाँ इतना अमाउंट आप रिजर्व में रखिए, इतना अमाउंट आप उसमें करिए। तो बासेल 3 नॉर्म्स क्या है? वो बासेल एक जगह है, बेसेल जिसे बोलते हैं, बेसेल वो स्विट्जरलैंड में है, बेसेल एक सिटी है। तो बेसेल 3 नॉर्म्स यही सिटी डिसाइड करती है, बेसेल। तो बेसेल जो है वो राइन नदी के तट पर स्थित है। स्विट्जरलैंड का बासेल शहर राइन नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे तो जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट लिखते जाइए, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट
फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट किसके नदी, राइन नदी के तट पर है। आगे बढ़ेंगे तो नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, मतलब कि बासेल 3 स्विट्जरलैंड का, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, और एम्स्टर्डम ये है नीदरलैंड का। ठीक है, ये 3 सिटीज हैं जो राइन नदी के तट पर बसती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ 3 सिटीज के बारे में। आगे देखते हैं, हम इटली में प्रवेश करते हैं। इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को जो है यूरोप का भारत कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। कैसे? भारत जैसे भारत एक कंट्री है, उसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी तरीके से इटली के उत्तर में कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है यहां पे? इटली के उत्तर में पर्वत है आल्पस पर्वत, है ना। इटली के उत्तर में आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत से ही, जैसे वहां हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयी गंगा, कई नदियां निकलती है ना, उसी टाइप से आल्पस पर्वत कहा जाता है कि आल्पस पर्वत से ही पो नदी निकलती है। लेकिन प्राचीन काल की धारणाओं के हिसाब से देखें तो आल्पस पर्वत के पास एक दलदल है जिसे बोलते हैं पियानो डेलरी का दलदल। पियानो डेलरी, मैं यहां पे लिख देता हूं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि पो नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो हम नॉर्मली आल्पस पर्वत, अगर ऑप्शन में दिया है तो आल्पस पर्वत मार देते हैं, सही ऑप्शन में टिक। अदरवाइज पो नदी जो है एक दलदल है पियानो डेलरी, याद रखेंगे, पियानो डेलरी का दलदल है जो पो नदी, जो आल्पस पर्वत के नीचे तलहटी में पाया जाता है, पियानो डेलरी। और इसी दलदल से पो नदी निकलती है और एड्रियाटिक सागर में जाके गिर जाती है। बड़ी ही फेमस नदी है, इसको इटली की गंगा भी कहा जाता है। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को, है ना। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। आल्पस पर्वत से निकलती है, या आल्पस पर्वत के पास एक दलदल है पियानो डेलरी का, पियानो डेलरी के दलदल से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में जाके गिर जाती है। 2 बड़े फेमस सिटी हैं, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बारे में बता दिया, विश्व का सबसे छोटा कंट्री है। सैन मेरिनो बहुत ही फेमस सिटी है, फैशन की दुनिया का बड़ा ही फेमस सिटी है सैन मेरिनो। बात करते हैं पर्वत की, तो एपेनाइन पर्वत कहां पे है? एपेनाइन पर्वत, ये जो आप देख रहे हैं पर्वत, एपेनाइन पर्वत है। एपेनाइन पर्वत इटली में है। एपेनाइन पर्वत कहां पे है? इटली में है एपेनाइन पर्वत। एपेनाइन पर्वत के पास से, एपेनाइन पर्वत के उत्तर में, यानी कि यहां से एपेनाइन पर्वत के उत्तर में एक पठार है जो समुद्र तल से 4161 मीटर की ऊंचाई पर है। 4161 मीटर की ऊंचाई पर एक पर्वत है, पठारी भाग है, वहां से एक नदी निकलती है, टाइबर नदी। टाइबर बड़ी फेमस नदी है, याद रखेंगे। इटली में 2 नदियां बड़ी फेमस हैं, पो जो इसे इटली की गंगा कहा जाता है, और दूसरी टाइबर नदी। टाइबर नदी जो है 4161 मीटर सागर के तल से ऊपर एक पठारी भाग से निकलती है, और टेरहेनियन सागर जो भूमध्य सागर का पार्ट है इटली के दक्षिण में, इटली के दक्षिणी भाग में, इटली से लगा हुआ टेरहेनियन सागर, वहां आके अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, इटली में बहती हुई टेरहेनियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। और इटली की कैपिटल रोम, इटली की कैपिटल क्या है? रोम है ना। ये रोम जो है वो टाइबर नदी के तट पर है। मैंने यहां गलत बना दिया था, रोम जो है यहां पे है, टाइबर नदी के तट पर। ठीक है, इटली की कैपिटल रोम टाइबर नदी के तट पर है, और इसी रोम में वेटिकन सिटी बसा हुआ है। जो विश्व का सबसे छोटा देश है। ठीक है, यह है विश्व का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी रोम के अंदर बसा हुआ है, रोम टाइबर नदी के तट पर है। ठीक है, यह क्लियर हुआ। यह था पश्चिमी यूरोप का वीडियो। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे का भाग लेके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।